दिस मीटिंग। स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, अरेंज द कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड रेडिकल्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अगर किसी बच्चे के पास वर्कशीट नहीं हो तो वो मुझे मैसेज कर दे, मैं वर्कशीट भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के। ठीक है, बोला मैंने ग्रुप पे डाली है वैसे 10th के। अगर स्टिल किसी के पास नहीं हो तो मुझे मैसेज कर दे। अरेंज द कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड रेडिकल्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। बड़ा टाइम पास क्वेश्चन है। सल्फेट बोले तो क्या बेटा, SO4-2। फिर कार्बोनेट बोले तो क्या, CO3-2। क्लोराइड मतलब क्या, क्या है क्लोराइड, नहीं मालूम तुम? सब ठंडागार हो गए क्लोराइड पे, ढूंढो क्लोराइड क्या। ClO है कि ClO2 है कि ClO3 है कि ClO4? क्लोराइड नहीं बोल रहा, क्लोराइड तो Cl-1 है, क्लोराइड। ये चार में क्या है, ढूंढ के दो मेरे को। और फिर है हाइड्रोक्साइड OH-1, ClO2 है, टू होगा ना बरोबर। फिर अपने पास 4, 3, 2, 1। देखो अपने को बोला है कितने ऑक्सीजन एटम किसमें, सल्फेट में 4 है बेटा, कार्बोनेट में 3 है, क्लोराइड में 2 है और हाइड्रोक्साइड में 1 है। अपने को बोला सबसे, अब वो अरेंज करो तो सबसे ज्यादा किसमें, सल्फेट में, फिर किसमें, कार्बोनेट में। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, फिर क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड, सी ऑप्शन लॉक किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भैया, बात चल रही है अपनी होगा सगळीचे सगळे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जी, अपने पास है, स्लेक्ट लाइम टर्न्स मिल्की ऑन ट्रीटमेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड। सब बच्चों को ये कुछ रिएक्शन है ना ध्यान रखने की। देखो भैया, ये कैल्शियम वाली 2-3 रिएक्शन अत्यंत जरूरी है 10th स्टैंडर्ड के लिए और ओवरऑल केमिस्ट्री के लिए। सबसे पहली एक रिएक्शन है CaCO3, और CaCO3 क्या रहता है बेटा, लाइमस्टोन, यानी कि चूना, यानी कि वो चीज जो हाथ पे मल के पान में डाल के खाते। फिर उसके अलावा अपन लाइमस्टोन को कहाँ पे यूज करते हैं, स्कूल के चौक बनाने में, या फिर शाहाबादी फर्शी होती है, शाहाबादी, ठीक है, उसमें भी यूज होते हैं, शाहाबादी टाइल्स में। या फिर जो मार्बल नाम का एक मिनरल है ना, उसका एक मेजर कंपोनेंट CaCO3, मार्बल का बहुत बड़ा फॉर्मूला है मिनरल, उसका एक मेजर कंपोनेंट CaCO3 है। तो ये 3-4 चीजों में। अब इसको अगर अपन हीट करें ना, हीट हीट करें यानी कि इसको अपन करना चालू कर रहे हैं डिकम्पोज, एक अकेला कंपाउंड है उसको टॉर्चर कर रहे हैं अपन। और इसका कौन सा वाला डिकम्पोजिशन अपन कर रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। आणि आईची शपथ घेऊन तुम्ही सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचं, जिंदगी में जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन तुम्हारी जिंदगी में आएंगी, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सारी की सारी एंडोथर्मिक रहती है सिवाय एक के। और यही वो रिएक्शन नहीं है, ये एंडोथर्मिक ही है, ध्यान रखना। और CaO और CO2 बन जाता है, ये रिएक्शन लर्न करके रखोगे। चूने को शेका, दूर निकलेगा दो CO2 का और CaO मिल जाएगा। अब और एक रिएक्शन है, इसको तो बोलते हैं लाइमस्टोन, CaO को क्या बोलते हैं, CaO को मालूम है तुमको, CaO का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड मत बोलो, उसका नाम क्या है, स्लेक्ट लाइम। उसका चेक है पक्का? नहीं, उसका नाम है क्विक लाइम। अब ध्यान से सुनो, क्विक लाइम को कुछ रिएक्शन बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना। क्विक लाइम को जब पानी में डालते हैं ना तो बनता है स्लेक्ट लाइम। और ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि एक कंपाउंड और अनदर कंपाउंड मिल रहे हैं एक कंपाउंड बनाने के लिए। ध्यान रहेगा क्या पक्का? ठीक है, CaOH बनाने के लिए। और दो प्रोमिनेंट रिएक्शन जो तुम बच्चों को अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स में लगेगी कंटिन्यू। पहली रिएक्शन है लाइम वाटर के साथ CO2 डाल देना, लाइम वाटर में तो CaOH में अगर CO2 डाला तो क्या बनता, CaCO3+H2O। कैसे बनता, इसका रीजन भी समझते हैं। प्लीज ध्यान से सुनो, प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। जितने भी बच्चे कुछ दिनों से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, मैंने उनको बोला है कि कभी भी अगर तुमको जिंदगी में केमिकल रिएक्शन कराने की रही तो तुमने आयंस में तोड़ देना। प्लीज ध्यान से सुनना बेटा, प्लीज ध्यान से सुनना। मैंने तुमको बोला है कि अगर तुमको कोई भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करानी, तुमको नहीं मालूम कि क्या बनने वाला है, मान लो कि तुम्हें नहीं मालूम क्या बनने वाला है रिएक्शन के बाद में, तुम्हें बस इतना मालूम है कि बॉक्स और बॉक्स दो जन बनने वाले। तो जो चीजों में रिएक्शन हो रही है COH और CO2, येलो कलर में CaOH और येलो कलर में CO2, इन दोनों में रिएक्शन हो रही है, इनको आयंस में तोड़। CaOH को अपन Ca+2 और OH-1 में तोड़ते हैं। और जनरली CO2 सामने आ गया तो मितांशु बाबू अपन CO2 को ऐसे तोड़ेंगे, C कुछ तो भी और O-2, O-2 है तो O का 2 C को गया होगा, लेकिन 2 गायब दिख रहा है वहां से। तो वहां का 2 अगर 1 बन चुका है तो ये 4 रहा होगा, C पे +4 रहता है। बात समझ आ रही है क्या?
C4 और O-2। बात समझ आ रही मितांशु जी? तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को, ये बच्चे गलती करते हैं, ये जो गलती होती है बहुत सारे बच्चों से होती है। ब्लू कलर का जो ब्रैकेट बना रहा हूं मैं, C+4 O-2 वाला लिखने की ये जो गलती है बहुत बच्चों से होती है। अब बच्चे क्या करते हैं, CO2 को इसमें तोड़ते हैं और अभी आयंस एक्सचेंज करते हैं, Ca+2 O-2 के साथ लेके जाते हैं। तो क्या बनेगा भैया, Ca+2 O-2 क्रिस क्रॉस करने के बाद Ca2O2, 2 कट के CaO, ये बनेगा। और C+4 और OH- को ट्रीट करने के बाद C+4 और OH-, ये COH टेकन 4 बनेगा। अलग ही कुछ तो बन रहा है क्या? ठीक है, ये गड़बड़ सारी की सारी इस वजह से होती है क्योंकि हम केमिस्ट्री का एक फैक्ट रट्टा नहीं मार के रखते। वो फैक्ट है संकल्प भैया का एक ऑब्जर्वेशन, जो कि ज्यादातर रिएक्शन में, सभी में नहीं लेकिन ज्यादातर रिएक्शन में सच साबित होता है। वो ऑब्जर्वेशन ये है कि कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना है, ध्यान से सुनना, कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड को H2CO3 मान ले, कार्बन डाइऑक्साइड को H2CO3 मान लेना, और H2CO3 के आयंस तोड़ने तो H+1 और CO3-2, हाइड्रोजन और कार्बोनेट आयन तोड़ गए। अब रिएक्शन कराना, ठीक है, अब रिएक्शन कराना। तो तुम्हारे पास Ca+2 और CO3-2 से तुमको बनते दिख रहा है CaCO3, और क्या वैसे ही तुम बच्चों को H+1 और OH-1 इन दोनों के रिएक्शन से बनते हुए दिख रहा है H2O। बात समझ आ रही है क्या? एक ऑब्जर्वेशन क्या पढ़ाया मैंने, ठीक है, मैं लिख के भी इधर रख देता हूँ, बाद में तुम नोट्स लिखते टाइम लिख लेना। whenever in a chemical reaction CO2 is written in the reactant side, reactant और प्रोडक्ट मालूम है ना बेटा सबको, in the reactant side take it as H2CO3, take it as H2CO3। लेकिन ये किसके लिए करना, ओनली फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, अब ये भैया डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है अभी हमने पढ़ा नहीं, हम एकदम बेसिक ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम तो अभी 9वीं 10वीं का ही केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, सॉरी, अभी हम 8वीं 9वीं का ही केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये नहीं है। अभी धीरे धीरे आएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करती है एक, ये येलो कलर की रिएक्शन ध्यान रहेगी तुमको। ये येलो वाली रिएक्शन को क्या बोला जाता है मालूम है क्या? येलो वाली रिएक्शन को बोलते हैं कि CaOH ट्वाइस स्लेक्ट लाइन में जब तुमने ऐड कर दिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, पहले जो टेस्ट ट्यूब थी, टेस्ट ट्यूब स्लेक्ट लाइन की भरी हुई टेस्ट ट्यूब एकदम ट्रांसपेरेंट थी, उसमें तुमने CO2 की फूंक मार दी, तो टेस्ट ट्यूब में वो जो सॉल्यूशन था वो अभी एकदम धुंधला धुंधला व्हाइट व्हाइट कलर का हो गया एकदम से। ठीक है, मिल्की कलर का हो गया। तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट के जो बारीक 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 पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स, ये सस्पेंडेड है वाटर में। इसके वजह से दूध दूध के जैसे दिखता है, वो मिल्की मिल्की साबुन के पानी जैसे दिखता है। ठीक है, ये H2O बोले तो वाटर, तो पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। ये बात समझ आई सब बच्चों के खोपड़ी में गई? पक्की बात। बर, अब ये जो यूनिट है पूरा कैल्शियम के रिएक्शंस का, इसमें और एक रिएक्शन है कि अगर तुमने CaOH ट्वाइस पे, बड़े ध्यान से सुनना, अगर तुमने CaOH ट्वाइस पे फूंक मारी, जब हम ब्लो करते हैं तो क्या निकलता है, CO2। तो CaCO3 बनता है पानी में मिला हुआ, जिसको हम बोलते हैं मिल्की, मिल्की अपीयरेंस। और इसमें अगर ज्यादा फूंक मार दी CO2 की, दनादन दनादन, ठीक है, अगर एक्सेस CO2 हमने दे दिया तो फिर वापस बन जाता है एक अजीब सा कंपाउंड CaHCO3 ट्वाइस। कैसे बनता है वो भी रिएक्शन में तुमको समझाता हूँ, लेकिन सॉल्यूशन वापस से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। पहले सॉल्यूशन कैसे था, ट्रांसपेरेंट, फिर सॉल्यूशन कैसा हुआ, मिल्की। किसका सॉल्यूशन, CaCO3+H2O का। फिर वापस से ज्यादा ही हवा ब्लो कर दी, ज्यादा ही CO2 एक्सेस, ये वर्ड ध्यान रखना है, एक्सेस CO2 व्हेन एक्सेस एयर इज ब्लो, तो वापस से क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट। लेकिन रिएक्शन उल्टी नहीं हुई, कुछ तो नवाज बन गया। पहले ट्रांसपेरेंट किसकी वजह से था, CaOH ट्वाइस, अब ट्रांसपेरेंट किसकी वजह से है, CaHCO3 ट्वाइस। बात समझ आ रही है क्या? तो पहले एक काम करो, अभी अपने को पहले अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने का है ना। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 अपना चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 अपने को बोला है स्लेक्ट लाइम CaOH ट्वाइस,
turns milky CaCO3 plus H2 on treatment with हवा CO carbon dioxide. The reaction is dash and dash reaction. ये कौन सी रिएक्शन है? तो सबसे पहले तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक बात, ठीक है। या तो हम इसको बोल सकते हैं ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स बने, सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, जो कि सस्पेंडेड है वाटर में। तो क्या अपन इसको, हाँ, और इसको अपन न्यूट्रलाइजेशन भी बोलेंगे, क्योंकि अगर तुम बच्चों ने जरा सा एसिड और बेस चैप्टर 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा होगा, तो तुमको मालूम होगा कि जो भी सब्सटेंस के अंदर ओ एच आता है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस OH आता है, जो भी सब्सटेंसेस के अंदर OH आता है, बरोबर। और जो भी सब्सटेंसेस के अंदर ये H2CO3 का नाम ही क्या है? कार्बोनिक एसिड। पहले वाला है बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड माने बेस, और दूसरा है कार्बोनिक एसिड। तो ये एसिड और बेस के मदद से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन रही है ना, CaCO3 प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, और ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, ये हम आज से करीब करीब 15 दिन बाद सीखेंगे। वैसे तो तुम्हारे स्कूल में हो गया होगा पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस वाला टाइम पास चैप्टर, लेकिन फिर भी हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो ये अगर तुम कुछ लिखना चाहते हो अभी इस क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, तो ये भाषण है मेरा, पहला भाषण ये रहा बोर्ड के ऊपर। जल्दी लिखो सब बच्चे, फटाफट, अभी लिखने को टाइम दे रहा हूँ, फटाफट। 4 सेगमेंट लिखने हैं, पहला सेगमेंट नोट डाउन करो सब बच्चे, फटाफट लिखो जल्दी। सगळे ऑनलाईन कार्टे कार्टी कॅमेरा ऑन करून बसा। 1 मिनिट जी, वर्कशीट भेज रहा हूँ। सिद्धिताई एकदा व्हॉट्सअपला मला हाय टाका, फक्त वर्कशीट पाठवतो। तुमचा नंबर सेव्ह नाही आहे माझ्याकडे। ठीक आहे. त्याच्यात पेज नंबर 4-5 वर येऊन जाईल, 5th पेज चालू आहे वर्कशीटचा, 6 पानची वर्कशीट है। ठीक है, सबका ये हो गया, ये वाला लिख के लिया भैया पटकन। एक्सोथर्मिक ये नीचे वाला, हाँ नहीं वो नहीं नहीं, ये भी है, ये भी है। एक्सोथर्मिक डिकम्पोजिशन कौन सा रहता है? वो वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन तुम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा है क्या? बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, जैसे तुमने बनाना खाया और केले का छिलका फिर बाद में तुमने रास्ते पे फेंक दिया, समझो। फिर रास्ते पे फेंकने के बाद उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीड़े मकोड़े, फंगाई, बुरशी, ये सब लग गई, और उन सब ने इसको वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन कर दिया। एक बनाना था, एक बनाना पीन, उसको पूरा का पूरा डिकम्पोज करके मिट्टी बना दिया। तो ये जब होता है ना, वहाँ पे बहुत गर्मी इमिट होती है। ये तुमको विशेष महसूस हुआ होगा अगर तुम कभी अपने घर का कचरा गाड़ी वाला या कचरा निकाल में डालने को जाते हो। ये कैसे महसूस होता है? मान लो, अगर अभी नीचे से आंटी, मान लो आंटी ने मेरे लिए शाम में, अभी रात के 9 बज रहे करीब, अगर आंटी ने मेरे लिए शाम में 6 बजे पोहे बनाए होते और बोला था कि मैं बाहर जा रही हूँ, नीचे आके खा लेना, रखा है क्लास में, भले ही ऊपर लेके चले जाए, वहां खा ले, और मैं लाने ही भूल गया, और मेरे को एकदम से ध्यान आया कि आंटी अभी 10 मिनट में आने वाली, और मेरे को बहुत डांटेंगे खाए नहीं इसलिए, तो मैं जल्दी से नीचे गया और वो ठंडे पोहे ऊपर लेके आया। ठंडे पोहे लेके आया तो तुम सबको क्लास में बैठे बैठे खुशबू आएगी क्या उसकी? नहीं। और एकदम अगर गर्मा गर्म रहते थे, जस्ट लाते थे, लाते टाइम भी कभी कभी ऐसा आता है क्या? आता है, गंध आता है गर्म चीजों का। अरे नीचे किचन में अगर फोड़नी भी देती तो आता है ना अपने घर में, ठीक है, तो गर्म चीजों का आता है।
इंसेंस स्टिक, तुम बच्चों को नाइन्थ में एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में एक एग्जाम्पल पढ़ाते हैं कि अगरबत्ती को जैसे ही जलाते हैं, अगरबत्ती, है ना, तो अगरबत्ती के धुआं का स्मेल इस रूम में बैठ के बाजू के रूम में आता है, घर में धूप वगैरह लगाते हैं, ठीक है। वो सेम चीज है कि गर्म पार्टिकल्स, है ना, गर्म पार्टिकल्स, एनर्जेटिक पार्टिकल्स जो है जिनमें हायर एनर्जी रहती है, हायर टेम्परेचर रहता है, वो ज्यादा दूर तक फैलते हैं। तो कचरा कूड़ी जो कभी अगर तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, अगर शहर से बाहर, गांव से बाहर एक कचरे का डंप यार्ड है, जहाँ पे गांव भर का कचरा, गलियों का कचरा डंप करते हैं, वहां पे जाके वो गाड़ी वाला या कचरा निकाल, उधर जाके सारा कचरा डाल देते, तो उसके बाजू से तुम कभी भी अगर जाओ ना, तो तुमको कचरे की गंध आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि कचरे के पार्टिकल्स, कचरा डिकम्पोज हो रहा होता है, और वो एक्सोथर्मिक डिकम्पोजिशन होता है, उसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, वो पार्टिकल्स हीट हो जाते हैं, उनमें ज्यादा एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी गैसियस पार्टिकल्स में, और वो दूर दूर तक फैलते रहते हैं, और वो हमारे नोज में जाते हैं। हमारे नोज में जो ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स है, जो स्मेल को सेंस कर सकते हैं, वो उसको पकड़ लेते हैं, फिर डिटेक्ट कर लेते हैं। बात समझ आ रही कि तुमको? कचरा का डिकम्पोजिशन, गार्बेज, वेजिटेबल मैटर, प्लास्टिक तो होता नहीं, प्लास्टिक डिकम्पोज होता क्या? 2 करोड़ साल भी हो गए तो प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता, थर्मोकॉल भी नहीं होता, ठीक है। तो प्लास्टिक की चीजें, वो वाला कचरा नहीं बोल रहा, ऑर्गेनिक मैटर, केले का छिलका, कांदे की पात, और भी कांदे के साल्टे, लहसुन, खरगटा खाना, ये सारा सारा जब चले जाता है डंप साइट पे, तो ये जब डिकम्पोज होता है, ये जब सड़ता है, ये जब मिट्टी बनता है, वापस से ह्यूमस बनता है, ह्यूमस, तो ये डिकम्पोज होते टाइम बाहर एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, इसलिए उसकी स्मेल भी आती है। इतना सब एक्सप्लेनेशन ध्यान रखना। अगर आज से 6-8 महीने बाद दिसंबर में नारायणा सीओ के इंटरव्यू में पूछ ले कि वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक क्यों होता है, समझाओ जरा। बाकी तो बाकी तो सारे डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक होते हैं। डिकम्पोजिशन करना मतलब एक कंपाउंड को टॉर्चर करना, तोड़ देना, उसको उसको धूप में खड़ा करना, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, या उसको सेक देना भट्टी में, गर्म कर डालना उसको, जैसे CaCO3 का करना, थर्मल डिकम्पोजिशन, या उसको बिजली के शॉक देना, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। टॉर्चर करने को बोलते हैं डिकम्पोजिशन, उसमें एनर्जी देनी पड़ती है तब कंपाउंड टूटता है। मजबूत व्यक्ति को छावा को मारने के लिए पूरी सेना लगती है, ध्यान रखना, तब भी छावा तो टूटा नहीं, औरंगजेब की पड़ गई थी, ठीक है। लेकिन ये कंपाउंड टूट जाते हैं, ये सारे सारे कंपाउंड थोड़ी छावा है, ये कंपाउंड की पड़ जाती है, ये कंपाउंड टूट जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये सारे के सारे डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक है, ये सारे कंपाउंड्स को एनर्जी दी जाती है। लिखो लिखो, लिखते चलो। ये सारे कंपाउंड मर जाते हैं, टॉर्चर होता है इनका, ठीक है जी। उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। और एकमात्र डिकम्पोजिशन जो एक्सोथर्मिक है, जब डिकम्पोजिशन होता है, अकेला कंपाउंड टूटता है, बड़े बड़े कंपाउंड टूटते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है, वो है वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन। ये बहुत बेसिक लाइंस है जो एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड या आईसीएससी में लिखी जाती है। बच्चे कभी भी टेक्स्ट बुक के इन लाइनों पे ध्यान नहीं देते, इसलिए मैं बार बार एम्फोसाइज करके बोलूँ। आज से 6-8 महीने बाद जब वो जयपुर से मुंबई से आएंगे, नारायणा वाले, चैतन्य वाले, वो पूछते हैं ये चीजें, उनको देखना रहता है बच्चे की बेसिक कमांड कितनी है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, हार्ड वाले तो बहुत पूछते हैं, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। श्री चैतन्य वाला तो डायरेक्ट 11वीं क्लास पेपर देता है। तुम में से कोई बच्चा अगर मैथ्स कर रहा हो ना, जो मैंने प्लेलिस्ट डाले थे, और मैं ऑनलाइन न्यू बच्चों के हिसाब से अभी 1-2 दिन बाद में शायद एमटीएससी होने तो फिर वापस ग्रुप पे डालू। और तुम में से कोई बच्चा अगर वो प्लेलिस्ट, एक भी एनटीएससी की प्लेलिस्ट, एक भी आईओपीएम की प्लेलिस्ट अगर जल्दी खत्म कर, तो मेरे पास 11वीं के मैथ्स के कुछ एडवांस्ड लेक्चर्स है टेलीग्राम पे, मैं वो तुमको देना चालू करूंगा। मेरे को अगर तुम में से किसी ने खत्म किया है पहले की एक आधी प्लेलिस्ट, तो आके नोटबुक बताना, दिखाना कि तुम्हारी 10वीं के मैथ पे बहुत अच्छी कमांड है, फिर मैं तुमको आगे का मटेरियल सारा पायरेटेड है वो देना चालू करूंगा एक्स्ट्रा, ठीक है। फिट जी के वर्कशीट है अपने पास, वीएमसी के वर्कशीट है 10वीं फाउंडेशन की, वो एक्स्ट्रा देना चालू करूंगा। पहले तुम दिखाओ कि तुम में चलो ये हो गया, ये लिख लिया सबने? आराम से लिखो भाई, एकदम गड़बड़ मत करो, और प्लीज ध्यान रखना, जिंदगी में कोई भी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड एरो से पहले रहे, रिएक्टेंट्स में रहे, तो रिएक्शन पूरी करने के लिए H2CO3 लिख लेना उसको झटपट, क्योंकि तुमने उसको C+4O-2 में तोड़ा, तो कार्यक्रमित हो जाएगा, गलत आंसर आ जाएंगे तुम्हारे। तुम्हारी इस साल 10वीं की अकेली बैच है जिसमें आउट ऑफ महाराष्ट्र अभी तो कोई नमूना नहीं। बाकी सब बैच में आउट ऑफ महाराष्ट्र है, उनकी वजह से हिंदी बोलना पड़ता है। तुमच्याच बैच मध्ये मी मराठी बोलू शकतो, पण सेफ्टीसाठी बोलणार.
दिव्यता ही शेव बहुत भारी थी घर पे, बोल सॉरी हम नहीं आ सके, अंकल आंटी की तरफ से हाँ भैया। हो गया ये। गौरे तू काय पूर्ण नरुतोचीच मला सेंटाईज घेतलेली इथे. क्लोज बदलून बदलून किती आहे, 2-3 आहे का नरुटो? 2 आहे का? हो गया, चलो हुआ देवयानी पे तुम्हारा, सबका हो गया, ऑनलाइन में हो गया ये लिख के अच्छे से। ठीक है, अब ये वाला अगर तुमको लिखना हो तो देखो, ये टेस्ट ट्यूब और ये रिएक्शन, टेस्ट ट्यूब रिएक्शन और ऊपर व्हाइट कलर में नाम लिखे ऐसा, अच्छे से नोट डाउन करो। जो स्लेक्ट लाइन लिखा है ना व्हाइट कलर में, स्लेक्ट लाइन, उसके नीचे ही ट्रांसपेरेंट टेस्ट ट्यूब निकलना और उस टेस्ट ट्यूब के नीचे ही CaOH ट्वाइस लिखना, अच्छे से नोट्स नोट डाउन करना। श्रेयाताई इतके दिवस कुठे होता तुम्ही? अरे वापस गायब झाले का? आणि जतीन भाऊ तू अर्धाच क्लास करतो भाई सकाळचा. शाळेची व्हॅन किती वाजता येते भाई तुझी? 8:30 ला. थोडं पूर्ण कंप्लीट करत जा भाई. ठीक आहे. आणि होमवर्क करतोय तू, ही केमिस्ट्रीची वर्कशीट सॉल्व्ह केली का जतीन? ट्राय केली घरी? ठीक आहे ठीक आहे. थोडं थोडं वेळ काढत राहा स्कूलच्या स्टडी मध्ये, हे पण करत राहा. घरी किती वाजता येतो तू दुपारी शाळा सुटल्या? 1:30 ला. दीड, आता तर लवकरच आहे ना. तो नंतर तुमची शाळा खूपच पिडून घेते भाई, थोडं आत्ताच जास्त करून घ्यायचं, नंतर शाळेला पण थोड्या थोड्या सुट्ट्या घ्याव्या लागतील. बरं सगळे भाई लोक दीदी लोक झालं सगळ्यांचं? झालं का, लिहून घेतलंय पूर्ण? क्षितिजा ताई समजतंय तुम्हाला? बरं पार्थ दादा तुम्ही समोर बसा ना थोडा कॅमेऱ्यात. पूरा लिखा विरांश तू. कभी कभी बहुत शाने शाने रहते. डिटेल देते दूर आगे. अक्षर भी अच्छे निकाले. ठीक है सुधर. फार्मा तो बनी देगा फार्मेसी. अक्षर सुधार विराज. देखो, और ये वाला थोड़ा एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, ये तुमको स्कूल में बड़ा काम आएगा पीछे. चलो लिखो जल्दी है, ये वाला स्कूल में बड़ा काम आएगा.
चलो सबका लिख के हो गया शायद अभी। अगला क्वेश्चन, और ये रिएक्शन जो है न्यूट्रलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, ये सबने ध्यान रखने का। ये वाली लास्ट वाली रिएक्शन बोर्ड पे, ये न्यूट्रलाइजेशन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ये तुम सब बच्चों ने ध्यान रखने का। अगला क्वेश्चन, इन अ कंपाउंड टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू दैट ऑफ नेगेटिव चार्ज। हाँ, सच बात है। जैसे कि एक एब्सर्ड, ये लाइन समझाने के लिए एक बहुत अच्छा सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ। एक एग्जांपल है Al2O3। अब इसमें एल्यूमिनियम के कितने एटम है? सॉरी सॉरी, अपना 9th क्वेश्चन चालू था, उधर है। द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड ऑफ अ मेटल X इज XH2। एक मेटल X है, उसके हाइड्राइड का फॉर्मूला, बेटा इधर ध्यान दो सब जन। मान लो मेटल का कुछ तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तुम सबको हाइड्राइड आयन लर्न है ना। हाइड्राइड क्या रहता है, मैं आज तीसरा दिन है और हर दिन मैं एक बार बताता हूँ कि हाइड्रोजन H+1 है, लेकिन हाइड्राइड H-1 है, ठीक है। तो हाइड्राइड H-1 लिखा। अब क्रिस क्रॉस किया, इसको इधर उसको उधर, तो फॉर्मूला बन रहा है, वो बोल रहा है अपने को, टेक्स्ट बुक बोल रही है XH2। तो मेटल के टकले पे क्या होगा? +2 होगा। तभी तो इसको इधर भेजा नहीं, इसको इधर भेजा, ठीक है, XH2, तो मेटल +2 होगा। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बिटवीन X एंड अ नॉन मेटल Y विथ 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स M शेल। अपने पास एक नॉन मेटल Y है, उसके K शेल, L शेल और M शेल में जाके 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले अंदर वाले फुलफिल्ड होंगे, 2 8 5, 2,8,5। तो ये नॉन मेटल को स्टेबल बनने के लिए बेटा, ऑक्टेट रूल सबको मालूम है ना, सब 9वीं तो पढ़े हो, 9वीं पास हो ना सबके सब बच्चे, ठीक है। तो सबको मालूम है कि बाहर 8 बनाना पड़ता, 8 बनाने के चक्कर में, 5 से 8 बनाने के चक्कर में क्या ये बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन चुरा के लाए, तो एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन चुरा के लाएगा, तो इस पे -3 का चार्ज लगेगा, किस पे? ये वाई वाले एलिमेंट पे। तो ये वाई नाम का जो एलिमेंट है, ये बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन खुद में ऐड करके y-3 हो जाएगा। जिन बच्चों को मालूम है कि 2 8 5 15 क्या रहता है, उनको मालूम है फॉस्फाइड आयन है, फॉस्फरस है ये मेटल। और अपना शुरू वाला जो है X+2 है, तो X+2 और y-3 में क्या बनेगा? X3Y2। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए Mg+2 और P-3 क्रिस क्रॉस अगर की, तो Mg3P2। या फिर एक बहुत सिमिलर कंपाउंड है Mg3N2, वो यूज होता है पटाखों में, मैग्नीशियम नाइट्रेट। सुरसुरी में रहता है ये, सुरसुरी में मैग्नीशियम नाइट्रेट। सुरसुरी में तुमने देखा होगा, जब भी अपन दिवाली में सुरसुरी जलाते हैं तो उससे स्पार्क्स निकलते हैं, सच्ची में स्टार स्टार दिखते हैं, छोटे छोटे स्पार्क्स निकलते हैं सुरसुरी से। तो जो स्पार्क्स रहते हैं ना, वो स्पार्क्स Mg3N2 के रहते हैं, ध्यान रखना। ये हवा में आते ही हाई टेम्परेचर पे इग्नाइट किया तो उससे स्पार्क निकलता है और गायब हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, अलग चीज में, ठीक। बरं नहीं, ये बनता है बाबा, बनता है। सॉरी मैं गलत बोल गया, एक बार मैं तुमको, चलो सुरसुरी की बात निकली तो सुरसुरी की रिएक्शन बता देता हूँ। सुरसुरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पार्कल्स। दिवाळीच्या सुरसुरीला काय म्हणतात? स्पार्कल्स। तो वो प्रीडोमिनेंटली वो बनती है मैग्नीशियम से। अब सुरसुरी में ना दो खास बातें रहती है। मैग्नीशियम रिबन स्कूल में, तुम्हारे सबके स्कूल में जलाया हो? कितने बच्चों ने मैग्नीशियम रिबन जलाते टाइम नहीं देखे वाला आज तक? नवोदय वालों ने देखे वाला है ना? अरे नजर वाला किधर है? रात के अंदर में बैटमैन बन रहा हूँ। देखे कृष्ण नहीं भाई आज किसको, ठीक है। चलो, और क्या ऑनलाइन बच्चों ने सबने देखी वाली मैग्नीशियम रिबन बर्निंग अपने अपने स्कूलों में देखी होगी, बहुत सारे बच्चों ने। चलो, तो सुरसुरी में रहता मैग्नीशियम। जब इसको अपन जलाते तो दो रिएक्शन होती। मैग्नीशियम कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ यानी नाइट्रोजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता ना तो बनता MgO। और इसका क्या फायदा है? इससे व्हाइट डैजलिंग फ्लेम निकलती, चमकती हुई रोशनी, जिसके लिए सुरसुरी जानी जाती है। वो चमकती हुई रोशनी एकदम, वो सुरसुरी जो पूरा गर्म हो जाती है ना, वो वाला चीज। और ये Mg मैग्नीशियम जो है, ये नाइट्रोजन के एटमॉस्फेरिक हवा में नाइट्रोजन उसके साथ रिएक्शन करके Mg3N2 भी निकालते, जिसके कारण होते हैं स्पार्क्स, ठीक है, स्पार्क्स। ऐसा कुछ, यानी वो स्पार्क्स हो इसलिए वो कुछ उसकी मैग्नीशियम का पाउडर छिड़का हुआ रहता है सुरसुरी के ऊपर, पाउडर। मैग्नीशियम की बनी भी होती है सुरसुरी, वो MgO के साथ सॉलिड कंबाइंड फॉर्म में, MgO जब प्रॉपर एक सॉलिड फॉर्म में है मैग्नीशियम, तो ऊपर वाली रिएक्शन करती
और मैग्नीशियम के पाउडर है एकदम पाउडर छिड़के वाला, तो फिर स्पार्क्स निकलते हैं, वो छोटा छोटा क्वांटिटी में नाइट्रोजन के साथ होता है, स्टार स्टार दिखते हैं सुरसुरी। तो ये दोनों ध्यान रखना, स्पार्कल्स वाली रिएक्शन भी लिख लो, ऐसे की हर जिंदगी में काम आ जाएगी आपके। ठीक है, जल्दी से लिख लो भैया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 चालू करते हैं अपन, जल्दी लिख लो पहले इतना जो भी लिखना है बोर्ड पे से तुमको। सारे बच्चे 26 तारीख को एमटीएससी के एग्जाम है, अच्छी पढ़ाई करो, इज्जत से पढ़ाई करो इस लास्ट एक एग्जाम के लिए। लवकरच कळवतो, मग तो आला इकडे. हाँ जी, आ गया तुम्हारी पूरी लिस्ट। सेंटर देख लो कैसे टाइम पास करना है। बट ये साल से एमटीएससी में भी छत्रपति संभाजीनगर हो गया डिस्ट्रिक्ट, पिछले साल औरंगाबाद। स्कूल की लिस्ट में चार्ट स्कूल, टाटा स्कूल छत्रपति संभाजीनगर से फॉर्म तुम्हारे एमपीएससी के फॉर्म किधर से भरे, लासुर अपने पर्सनल भरे नहीं था? तुम्हारे उधर वाले स्कूल से खाली वो एक गोल्ड मेडलिस्ट का टच बैठा है, अथर्वरा हटेकर, होमी बाबा गोल्ड मेडल, संभाजीनगर वाले ब्रांच से। वो भाई की एग्जाम है मोइनुल क्या था साइराज, मोइनुल, आणि तुम भाई लोगों की एग्जाम और कई लोगों की एग्जाम। ऑर्किड इंग्लिश, हाँ हाँ ऑर्किड इंग्लिश हाई स्कूल कि टेक्नो स्कूल, ऑर्किड इंग्लिश हाई स्कूल अभी तो बोला है बाड़ूस बजाज नगर वही हो। खुशिया उठे सुरभि दूत, योगिता गाड़ेकर भी बैठी है क्या? साईराज, ईशान, विराग, पृथ्वी, ऋषि, संज्ञा, दिव्या, कशिश, देवयानी, स्वराज, इतने बच्चे हो, जिसमें से एकदम आगे पीछे आएंगे योगिता और साईराज 29-30। छोड़ दी पर एग्जाम दे सकती, कौन सी स्कूल में गई वो? उसको सीबीएसई झेपता था कि नहीं झेपता था? और खतरी थी। फिर ये देवयानी और स्वराज, इनका आगे पीछे 11-12, और 87-88 ऋषिकेश और संज्ञा। संज्ञा एसएसटी ले ले, ऋषिया साइंस। एमपीएस का बता देता। महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल इधर है भैया, सीबीएसई। महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल से चार ही बच्चे, हाँ बस अपने लासुर वाले बैठे हैं, ध्रुवी, नमन, हिरल, पलक। पैसे तो इतने सबसे लिए थे उन्होंने, स्कूल वालों ने एमटीएससी के नहीं लिए थे एमटीएससी के। तो ऐसी गरीबी आ गई पूरे संभाजी नगर में, बट किसने बच्चा अंजीसा से। फिर अपन ने गंगापुर डाला था क्या सेंटर, लोकल रूरल आने के लिए? रिद्देश जाधव अकेला बैठा है।
क्या डाउनफॉल है, एक टाइम पे एमपीएसजी सा इतने होशियार बच्चों के लिए जानी जाती थी, अब येड़े बच्चे सिर्फ अरे कट कर दिया मैंने, धन का भी सुबह दे दूंगा एडमिट कार्ड। अरे वो लगा है बहुत टाइम बैठा, चल देख देख तबियत नहीं है। कल दे दूंगा बेटा प्रिंट तुमको मैं। चलो इधर देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ मेटल इज 2 8 18। यानी तो मेरे को एक बात बता, ये मेटल कौन सा है 2 8 18? कर एडिशन कर। जिंक का इसके निकाला तुम जिंक है फिर। अच्छा जिंक क्यों आया दिमाग में, जल्दी बोल रीजन समझा। 30 वाला अभी कितना एडिशन कर, 29 है, कौन सा? कॉपर है, चलो ये तो बहुत भारी कॉपर है। और लास्ट में तेरे को एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है अलग, तो क्या आयन बनेगा, Cu+1, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिलहाल अपने को बोला ये एक मेटल है। व्हाट कुड बी द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रेट नाइट्राइड्स ऑफ मेटल एम? तो ये मेटल एम का नाइट्रेट और नाइट्राइड्स, नाइट्रेट बोले तो NO3 - 2 और नाइट्राइड म्हणजे N-3, इसके फॉर्मूला क्या क्या हो सकते हैं? तो सब बच्चों को मालूम है कॉपर Cu+1 स्टेट तो नॉर्मली दिखाता ही है, लेकिन Cu+2 भी दिखाता है, वेरिएबल वैलेंसी रखता है कॉपर। पिछले 15,000 साल से अपन सीख रहे हैं, बरोबर ना? ठीक है, तो Cu+1 और Cu+2 दिखाता है, और अपने को इसका नाइट्रेट और नाइट्राइड भी पूछा है। तो अपने को क्यूप्रस नाइट्रेट क्यूप्रस नाइट्राइड नाइट्राइड और अपने को क्यूप्रिक नाइट्रेट क्यूप्रिक नाइट्राइड सबके फॉर्मूले बता। तो अपने को Cu+1 के साथ में NO3 - 2 को भी लेना है, और अपने को Cu+2 के साथ में भी NO3 - 2 को लेना है। अपने को Cu+1 के साथ में N-3 को भी लेना है, और अपने को Cu+2 के साथ में भी N-3 को लेना है। तो इधर बनता है Cu2NO3, नीचे बनता है CuNO, इधर बनता है Cu3N, इधर बनता है Cu3N2। तो वो मेटल को अपने सिलेबस में क्या बोला गया है, उन्होंने क्या बोला, मेटल को एम बोला ना। तो M2NO3 की तरह फॉर्मूला है क्या, चेक करो M2NO3। ऐसा कैसा गुण हो रहा है, ए सॉरी सॉरी, नाइट्रेट -1 रहता है। ठीक है, NO3 - 1 NO3 - 1 रहता है। तो एक क्रिस क्रॉस होके पहला वाला CuNO3 बनेगा, और दूसरा वाला CuNO3 ट्वाइस बनेगा। तो MnO3 दिख रहा है किधर, और MnO3 ट्वाइस ए ऑप्शन में है। और उसके अलावा क्या वहां पे M3N और M3N2? हाँ, तो ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बात समझ आई सब बच्चों को? ठीक है, चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अपने को सबसे पहले बोला है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तुम बच्चों को मर्क्यूरी के 2 आयन्स याद है रिद्देश? मर्क्यूरी के 2 आयन्स रहते हैं, एक रहता है Hg+2 और एक रहता है Hg2+2। ठीक है, ये वाला कौन सा रहता, मर्क्यूरस की मर्क्यूरिक रिद्देश? कुछ सुना इसने जाना क्या मिलता है, ये वाला कौन सा रहता, मर्क्यूरस की मर्क्यूरिक? हाँ वे साले देख के बोल रहा हूँ। ठीक है, पार्ट नहीं हुआ क्या अभी? ये मर्क्यूरस रहता, मर्क्यूरस, ये मर्क्यूरिक रहता। अपने को बोला है मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना के दिखाओ। तो Hg+2 और O-2 क्रिस क्रॉस होके कंपाउंड बनेगा HgO। फिर बोला है सोडियम पेरोक्साइड बना के दिखाओ। ये Na+1, और पेरोक्साइड आयन क्या रहता है, पेरोक्साइड आयन रहता है O2 - 2, O2 - 2 ऐसे ही आयन रहता है। तो क्रिस क्रॉस करने का, ठीक है। Na+1, अभी देखो कुछ बच्चों का दिमाग हैंग हो जाता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नीचे 2 है ऊपर -2 है, तो 2 और 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। ऐसे नहीं करने का भैया, जो आयन है उसको वैसे ही रखना पड़ता, क्रिस क्रॉस करना। तो ऊपर वाला 2 इधर आएगा, नीचे वाला 1 इधर आएगा, तो Na को जाएगा 2 और O2 को लगेगा 1। अब जिसको 1 लगता है उसको ब्रैकेट थोड़ी ना देते हैं, बस Na2O2 लिखते हैं। तो सोडियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला है Na2O2। उसके बाद में अगला कंपाउंड है फेरस सल्फेट। फेरस, तो 2 आयन से अपने पास फेरस और फेरिक, Fe+2 Fe+3। तो अपन फेरस को Fe+2 लेंगे, सल्फेट को लेंगे SO4 - 2, क्रिस क्रॉस होके बस क्या बन गया FeSO4। और एक लास्ट बचा सोडियम फॉस्फेट, सोडियम Na+1 फॉस्फेट PO4 - 3। आयन सब बच्चों को अलग रहने चाहिए, फॉर्मूला बना Na3PO4। अब अपने को पूछा जा रहा है कि कौन से इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है, HgO में कितने एटम है? 2 ही है, एक Hg का है और एक ऑक्सीजन का है, 2 ही है।
Na2O2 में सोडियम के Na के 2 है, ऑक्सीजन के 2 है, 2 2 4। FeSO4 में एक Fe का है, एक S का है, चार चार ऑक्सीजन के 6 है। Na3PO4 में 3 सोडियम के है, एक फास्फोरस का है और 4 ऑक्सीजन के हैं, 8 है, 4 ऑक्सीजन के। ठीक है, ये हो गया। तो तुम्हारा मैच द पेयर तुम कर लो। आंसर क्या है, कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन बोल रहे हैं बच्चे, बी ऑप्शन। डी डी दिल्ली, दिल्ली, डी ऑप्शन दिल्ली। 12 नंबर का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच हैज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 100 CaCO3। लर्निच रहना चाहिए। H2SO4 98 रहता है, H3PO4 मेरे को पार्ट में। CaCO3 इतना कॉमनली यूज्ड है, उसका मॉलिक्यूलर वेट सब बच्चों ने ध्यान रखना 100। और शुगर C12H2211 342 342, डायरेक्ट ध्यान रखने का। अभी अपने पास क्वेश्चन आया, द रेशो बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन that combines with fixed weight of nitrogen in 3 oxide is 1:5:2। वो 165 सर्कल का चालू हो रहा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है फिर उतने ही नाइट्रोजन के साथ में, बड़े ध्यान से सुनिए, नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का वजन कितना होता है? 14। अपने को बोल रहे हैं इतने ही नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होने वाले जो भी ऑक्सीजन है उनका रेशो है, उन ऑक्सीजन का रेशो है 1:5:2। मतलब अगर अपन नाइट्रोजन इस टू ऑक्सीजन का रेशो लेना, सब में अपन ने नाइट्रोजन को सेम रखा है तो 1 लेते, 1:1:1 है। तो ऑक्सीजन का रेशो 1:1, 1:5, 1:2 है, 1:5:2। ठीक है, तो कौन सा कंपाउंड है जिसमें एक नाइट्रोजन का एक ऑक्सीजन है? सारे जितने भी कंपाउंड तुमको ऑप्शन में दिए ना, कितने कितने कंपाउंड तुमको दिए, ज्यादा से ज्यादा लिख के देखो। तुमको NO दिया है, एक वैरायटी दी, NO दिया है कि लास्ट ऑप्शन में एक जगह दिया है। NO2 दिया है क्या, किधर NO2? हाँ, N2O भी दिया है और N2O5 भी दिया है। तो ये सारे कंपाउंड में ना तुम एक नाइट्रोजन बनाओ या तो दो नाइट्रोजन बनाओ। तो अभी क्या करते, इधर ध्यान से देखो, तुम्हारे पास दो ऐसे कंपाउंड है, मैंने बोर्ड पे तुम बच्चों के सामने येलो सर्कल में 4 कंपाउंड लिखे। मैंने तुम सब बच्चों के सामने येलो सर्कल में 4 कंपाउंड लिखे। इन 4 कंपाउंड में दो कंपाउंड ऐसे जिसमें दो दो नाइट्रोजन है। इन 4 कंपाउंड में येलो येलो बॉक्स बॉक्स वाले दो ऐसे कंपाउंड है जिनमें N2 दो दो नाइट्रोजन है। तो बाकी में भी दो दो कर देंगे, तो NO को क्या कर देंगे, N2O, दो दो से मल्टीप्लाई कर दिया। 1:1 था ना पहले, N1O1, NO मतलब N1O1, दो दो से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको दो दो से मल्टीप्लाई कर दो, N2O, ये हो गया N2O, और ये हो गया N2O5। कि अब सारे ऑक्सीजनों के पास में उतना ही नाइट्रोजन है, N2 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 N2। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंपेयर कर सकते हैं ना अपन, अपने को 1 का 5 का 2 चाहिए, तो 1 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, मेरे को लग रहा है 1 ऑक्सीजन इसमें, 5 ऑक्सीजन इसमें है और 2 ऑक्सीजन इसमें है। तो वो ऑप्शन जिसमें सबसे पहले N2O लिखा है, फिर N2O5 लिखा है और फिर जिसमें NO लिखा है, उसको लॉक किया जाए। NO मतलब ही N2O है, ऐसा कोई ऑप्शन अच्छे से ढूंढ के हो तो कौन सा है? बॉम्बे, दिल्ली, दिल्ली ऑप्शन है, दिल्ली N2 है। चलो 14 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं अभी। 14 नंबर के क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है, मतलब इन अ कंपाउंड टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। क्या किसी भी कंपाउंड में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है? ये ऐसा नहीं बोल रहा कि जितने मेटल है उतने नॉन मेटल है, नहीं नहीं नहीं, वो चार्ज की बात चल रही है। एक कंपाउंड लो Al2O3, मेटल कितने हैं, दो, और नॉन मेटल कितने हैं, तीन। एल्यूमिनियम दो है, ऑक्सीजन तीन है। तो एलिमेंट की बात नहीं चल रही, चार्ज की बात चल रही है। एक एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज रहता है, +3, तो दो एल्यूमिनियम पे कितना होगा, +6 होगा। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज रहता है, -2, तो तीन ऑक्सीजन पे कितना होगा, -6। क्या किसी भी कंपाउंड में जितना पॉजिटिव चार्ज रहता है उतना ही नेगेटिव चार्ज रहता है? हाँ, तभी तो कंपाउंड पे ओवरऑल चार्ज 0 रहता है। एक कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता, न्यूट्रल रहता है कंपाउंड। तो कोई भी चीज को जिंदगी में हाथ लगाते तो शॉक लगता था, चार्ज रहता था। ठीक है, कुर्सी को हाथ लगाते थे, फर्शी पे चलते थे, किधर भी चटाई को हाथ लगाते थे, कुछ भी करते थे तो शॉक लगता था। अगर कंपाउंडों पे चार्ज रहना चालू हो जाता था। तो कोई भी कंपाउंड तो कंपाउंड है ही तब जब उसमें का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम सेम हो। नहीं तो वो क्या रहता है, अगर किसी पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, भला मोटा फॉर्मूला है तो क्या है, वो आयन है, SO4-2, सल्फेट कंपाउंड नहीं, सल्फेट आयन।
और बी दिया है इन अ कंपाउंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू दैट ऑफ नेगेटिव आयन। पॉजिटिव के जितने एटम्स, नेगेटिव के उतने एटम्स, नहीं ये गलत है। एल्यूमिनियम के 2 एटम है, उस पे चार्ज ज्यादा तो भगवान ने उसके एटम कम रखे। और ऑक्सीजन पे एल्यूमिनियम से कम चार्ज है, -2 चार्ज है, एल्यूमिनियम पे +3 है, ऑक्सीजन पे -2, तो भगवान ने उसके एटम ज्यादा रखे। Al2O3 में पॉजिटिव साइड में Al+3 Al+3 है, और नेगेटिव साइड में O-2 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 है। ये 2 भाई +6 आणि 3 ताई -6, कबड्डी की मैच बरोबर हो गई। उसके बाद में 15 नंबर का क्वेश्चन, तो ये 14 का आंसर क्या है? पहला बरोबर, दूसरा रॉन्ग, असर्शन राइट, रीजन फॉल्स, सी ऑप्शन चेन्नई। और 15 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारी इस ईडी बावड़ी वर्कशीट का। बोथ एल्यूमिनियम एंड जिंक लिबरेट हाइड्रोजन विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 100% यस। एल्यूमिनियम और जिंक दोनों के दोनों HCl के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन छोड़ते हैं क्या डकार में? तो जिंक का बनता है ZnCl2, एल्यूमिनियम का बनता है AlCl3। ऑनलाइन जो नए बच्चे मेरे ट्यूशन ज्वाइन किए हैं वो सब बच्चे ये बात ध्यान रखे। अगर तुमको लग रहा होगा जतिन भाव किसको भी और भी कि भैया इतने सारे रिएक्शन लर्न करने के रहते क्या, नहीं भैया बिल्कुल नहीं, आयंस आने चाहिए बेटा। एल्यूमिनियम का Al+3 HCl में H+Cl-1, तो अभी एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को चैलेंज कर रहा है, एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव, तुमको मालूम है ना पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल इच अदर, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को तान दे रहे हैं। अब इन दोनों में जीतता कौन है, वो अपने को एक रिएक्टिविटी सीरीज पार्ट रहनी चाहिए। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा। आई लाइक, लाइक मतलब लीड, हर, कॉलिंग वापस आ गया तो सी यू, मी मतलब मर्क्यूरी, अ म्हणजे कुछ नहीं, स्मार्ट, स्मार्ट म्हणजे सिल्वर, गोट म्हणजे गोल्ड, और लास्ट में प्लेटिनम। ये है, तो अपने को अपना चल रहा है, टक्कर चल रही है हाइड्रोजन में और एल्यूमिनियम में। कौन जीतने वाला है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो एल्यूमिनियम जो है वो क्लोरीन ले लेगा। और इधर तुमने आयन लिखने जतिन भाऊ, Al+3Cl-1 क्रिस क्रॉस AlCl3 चा नंबर। आणि हायड्रोजन लक्षात ठेवायचं जतिन भाऊ, हायड्रोजन कधी पण एकटा पडला की तो रडून रडून गॅस बनून उडून जातो, डायरेक्ट H2 च्या फॉर्म मध्ये डायरेक्ट उडून जातो, एकटा झाला की रडून रडून पळून जातो, तिथे थांबतच नाही। आणि असंच खालची रिएक्शन झाली, तो अपने को बोला एल्यूमिनियम और जिंक HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हो, वो भी डाइल्यूट HCl में से, एकदम बरोबर बात है। डाइल्यूट में से भी इसलिए कर सकते क्योंकि दोनों दोनों बहुत रिएक्टिव है। रीजन, बोथ Al and Zn are more reactive than hydrogen, बरोबर। एंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर इज Zn ज्यादा बाप देन एल्यूमिनियम, देन ये नहीं 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 गलती झाली, एल्यूमिनियम इज मोठा बाप देन Zn। तो अरे क्या वर्कशीट है, हमेशा रीजन इज फॉल्स रहता है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, चेन्नई ऑप्शन सी ऑप्शन लॉक किया जाए। ठीक है, इसी के साथ ये महाबोगस वर्कशीट हमारी खत्म होती है। मैंने 2 वर्कशीट तुम बच्चों का कराए, 15 और 15 क्वेश्चन ईच के, 30 क्वेश्चन के। अब कल होगा तुम्हारा 100% पेपर, 1 घंटे 60 मिनट में 30 केमिस्ट्री के क्वेश्चन, ये जो हमने पढ़ा है ना इसी पे। और एक प्रायोरिटी मैं तुमको पहले दे दूं, रिद्या हरिद्या फोन लेके आंटी का अर्जेंट, पटकन ला। ठीक है, मैं तुमको पहले एक रिक्विजिट दे दूं, मैं तुमको आयंस जो है भैया आने चाहिए, आयंस लर्न हो जाने चाहिए तुम्हारे, तब तो तुम पेपर लिख पाओगे कल। आयंस नहीं आए तो तुम्हारा पेपर तुम बैठे रहोगे ऐसे 1 घंटा। तो कल अपने क्लास में होगा शॉर्ट एक क्लास टेस्ट केमिस्ट्री का, ये 2 वर्कशीट करा मैंने, 15 क्वेश्चन, ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आएंगे उनमें। अच्छे से पढ़ाई करने के आने की, एकदम तगड़ी पढ़ाई पढ़ाई करके आने की। छोटा सा यूनिट है, आयंस है, जिंदगी है, अच्छी चल रही जिंदगी, बाय वैलेंट ट्राई वैलेंट मोनोएटॉमिक डायटोमिक, इस चीज की समझ रहनी चाहिए। अभी तो मैंने मोल कॉन्सेप्ट भी नाम निकाला, क्या पहले निकालना चालू किया था, मैंने देखा माहौल बरोबर नहीं है, बच्चे ट्यूशन छोड़ देंगे, इसलिए मैंने बरोबर रिवर्स में ला लिया, बरोबर आयंस चल रहे हैं। ठीक है, ये होगा। इसके बाद अपन उतरेंगे मैदान में केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन पहले ढंग से मैं एसिड बेस सॉल्ट केमिकल रिएक्शन 10वीं सीबीएसई का चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा, स्टेट बोर्ड में भी है वो चैप्टर, वो पढ़ाऊंगा। और उसके बाद में अपन चालू करेंगे मूल कॉन्सेप्ट, फिर महीना भर चलेगा मूल कॉन्सेप्ट। मई महीने में तो चलेगा फिजिक्स, दाबुन फिजिक्स एकदम, लाइट इलेक्ट्रिसिटी, ये 2 यूनिट खत्म ही हो जाएंगे डायरेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मोशन काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, सर्कुलर पावर, सॉरी सर्कुलर मोशन, वर्क फॉर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल डायनामिक्स, इधर तक सिखाने वाला हूँ मैं इस बार मई महीने में। 11वीं के 6 चैप्टर, 11वीं के फिजिक्स के 6 चैप्टर यूनिट डायमेंशन से स्टार्ट करके। ठीक है, तो बिल्कुल अपसेंट रहने का नहीं, 6 6 घंटे चलने वाले क्लासेस मई महीने में, बिल्कुल अपसेंट रहने का नहीं। 11वीं का फिजिक्स पूरे लॉट में चालू होके खत्म होगा डायरेक्ट।
ठीक है, 9वीं के बच्चों का फिजिक्स अभी खत्म हो रहा है, 9th होमी पापा का, उनका 30 अप्रैल तक भरपूर फिजिक्स उनके वाले लेवल का खत्म होगा। फिर तुमको एक बार 9th का भी पढ़ाया जाएगा, 10th का भी पढ़ाया जाएगा और एडिशनल 11th का भी पढ़ाया जाएगा, 6 चैप्टर। और जब मैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऐसी चीजें पढ़ा रहे होऊंगा, तो तुमको समझ भी नहीं आएगा कि भैया कब पढ़ाते पढ़ाते 11th 12th पढ़ रहे, तुमको समझ सब आएगा। ये समझ नहीं आएगा कि 12th का कब पढ़ा दिया, तुमको सब इजी लगे। और जब मैं ये भी मोशन, न्यूटन्स लॉ, सर्कुलर मोशन पढ़ा रहूंगा, तब भी तुमको समझ नहीं आएगा कि भैया कब आगे का पढ़ा रहे, जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ आ जाए। ठीक है, तो बस अब्सेंट नहीं रहना, अब्सेंट रहे तो गेम ओवर, आणि रिवीजन नहीं करी तो ज्यादा बड़ा गेम ओवर। अभी सब बच्चे 2 मिनट चैन रुके रहो मीटिंग में, मैं तुमको है ना आए, तुमने सुरभि फोटो डाले थे क्या? हाँ फोटो लिए ना, सगळे ऑनलाईन कार्टे बघा, मी SRVP ऑनलाईन ऍडमिशन ग्रुप आहे, तिथे 4 फोटो टाकले. आणि तुम्ही जर मेन ग्रुपला जॉईन असाल तर टेन्शन नॉट, मी मेन ग्रुपलाच टाकून दिले. ठीक आहे, त्या 4 फोटोमध्ये काय आहे, त्या 4 फोटोमध्ये केमिस्ट्रीचा माईबाप आहे. ते 4 फोटो तुम्हाला आले तर तुम्ही केमिस्ट्री जिंकले, ते 4 फोटो तुम्हाला नाही आले तर तुम्ही केमिस्ट्री हारले. ते 4 फोटो करणं तुमच्यासाठी अत्यंत गरजेचं आहे. सुरभीताई खरंच बरोबर लिहिले ना तुम्ही, नवीन लिस्ट लिहिली नाही व्यवस्थित पुन्हा. मॅंगनीज मी हायर नव्हते लिहिले का? क्लोराइड, क्लोरेट, हायपो क्लोरेट, क्लोरेट, ठीक आहे, फॉस्फेट, क्लोरोसाइनाइड, मिथेन टेट्रा कार्बोक्सिलेट, इतकं भलं मोठं आयनचं नाव बी आहे. त्याच कंपाऊंड घेऊन टाकल कधी रिएक्शन. जिओ बघ पुष्पांसाठी करा. 2 मिनिटं थांबा, ऑनलाईन सगळे काढे, आपण हे बंद करू.